हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, और सभी बच्चों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी को एक चरम सीमा पर लेके जाएंगे, क्योंकि एक हमारे प्राथमिक विद्यालय और खास करके जो हमारे आपके राजकीय स्कूल होते हैं, इन्हीं में ही सबसे ज्यादा हिंदी का प्रचार प्रसार होता है। और मैं कह सकता हूं, अगर आज भी कहीं हिंदी अपना मूलभूत स्वरूप में बची हुई है, तो हमारे जो आपके राजकीय विद्यालय हैं उनके अंदर ही आपका संरक्षित है और वहीं इसकी समृद्धि है। तो मैं सभी को एक बार पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आप अपने जीवन में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे, ऐसा मेरा आशीर्वाद और आपके लिए प्रेरणा है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, 11वीं क्लास कर रहे थे और 11वीं क्लास में हमारा पॉलिटिकल साइंस है। हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो आप ही बताइए, जितना हमने कल पढ़ा है इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, आप पूछ लीजिए। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। तो देखिए, हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ रहे थे, और राजनीतिक सिद्धांत में आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा चैप्टर, क्योंकि खास कोई इसमें आपको कॉन्क्लूजन, कोई निष्कर्ष आपको नहीं दिखाई देंगे। इसमें एक बात की गई है कि हम अपनी राजनीति को कैसे आपका बेहतर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे राजनीति का जन्म हुआ, कैसे आपके स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, क्या इनके मायने अलग हैं या इनको समाहित करके पढ़ा जाता है। कैसे आप कहेंगे कि कहाँ पर आपका समानता है, कहाँ पर स्वतंत्रता है, कहाँ पे लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र जरूरी है, क्या स्वतंत्रता जरूरी है, क्या समानता जरूरी है, क्या ये तीनों जरूरी हैं। तो ऐसे ही सारी चीजें थी जिनको हम आपका गौर करके एक एक करके आपका पढ़ रहे थे, और इनको गौर कर कर देख भी रहे थे। आइए इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और हम लोग जहां तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे हम लोग आपका गौर करके देखते हैं कि क्या चीजें हैं। ठीक, चलिए ध्यान दे सभी बच्चे। क्या कह रहे हैं? हाल ही हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हम हमदर्द नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह का खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं, तो हम सीखते हैं कि उसके नियम की व्याख्या कैसे करनी है। अब देखिए, संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। अब गारंटी को अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग जब प्रयोग करते हैं तो ही तो सीखते हैं। जब तक आप किसी चीज का प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो आप उसका अनुभव और उसकी जो थ्योरी है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखिए, क्या कह रहे हैं व्याख्यान और थ्योरी में? ठीक, कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में हमें खेल के नए और व्यापक अर्थ खोज के निकालते हैं। ठीक, ठीक उसी प्रकार नई परिस्थितियों में मेजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनः व्याख्या की जाती है। कह रहे जो हमारा संविधान है, और इस संविधान के अंतर्गत जो आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन मौलिक अधिकार की आपका पुनः व्याख्या की गई है। इसकी एक बनाई हुई तो यह बात है कि आजीविका के अधिकार हैं, कि जो आजीविका है उसका अधिकार क्या है उसको दिखाया गया है। जीवन के, और साथ इसमें क्या है, जीवन के जो अधिकार हैं वो भी आपके शामिल है। ठीक, अदालतों द्वारा उनकी पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना अधिकार की गारंटी एक नया कानून द्वारा बनाई गई है। कई बार नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस क्रम में नई व्याख्या पैदा होती है, और कह रहे हैं कि ये जो क्रम है, इस क्रम में आपकी जो नई व्याख्या है वो आपकी पैदा होती है। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए हैं और उनका विस्तार, और यद्यपि व्याख्यान और सरकारी नीतियां और समस्याओं का सामना करना बन गया है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो आज भी हमारे यहाँ गूंज रही हैं, चाहे आपका न्यायिक कोई आपका व्याख्या हो, या फिर हमारा जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, कोई रिफॉर्म करना है, उसके लिए हमें एक आपका व्याख्या करनी होगी, और सरकारी नीति के सामने जो नई समस्या आती हैं वो भी बन जाती हैं। अब कह रहे हैं कि तीसरे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदलती है, हम आजादी और आजादी पर संभावित खतरे को नए आयामों की खोज करते हैं। उदाहरण के लिए, वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए कार्यरत एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है। कह रहे, अगर आप देखोगे एग्जाम्पल के माध्यम से,
तो जो ये वैश्विक आपकी दुनिया है और इसमें खास कर बात करी है संचार तकनीकी, जो हमारी कम्युनिकेशन आपकी टेक्नोलॉजी है, और पूरे भर में क्या हो रहा है कि आदिवासी संस्कृति के जो आपके आपके ट्राइबल जो आपका उनका कल्चर है और जंगल की जो आपका सुरक्षा के लिए वो जिस तरह से एक्टिव रहते हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल करते हैं, वो उसको आसान बना रही है। इस पर आतंकवादी और अपराधी को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आप अगर कोई आदिवासी लोग है, उसने देश दुनिया नहीं देखी, वो तकनीकी संचार के माध्यम से ये सारी चीजें देख रहा है, सुनिश्चित कर रहा है। पर आतंकी अपराधी का एक अपना नेटवर्क भी क्या हो रहा है इसके सामने आपका बन रहा है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापारी में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तु एवं सेवाओं की खरीद के लिए हमें अपने बारे में जो ऑनलाइन सूचना दें, क्या दें, ऑनलाइन सूचना दें, उनकी सुरक्षा होगी। इसलिए यू टू इंटरजन यानी कि इंटरजन अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। इंटरनेट इंटरजन कहलाता है। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते कि वे वैश्विक सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार के नियम का प्रगलन की जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप प्रश्न यह उठता है कि इंटर इस्तेमाल करने वाली इतनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूट में अपने उत्पाद का विज्ञापन दे सकते हैं? जो चैट रूम है, आप उसमें अगर कोई आपको अपने कोई आपका प्रोडक्ट है, आप उसका विज्ञापन दे सकते हैं। क्या आतंकवादी का सुराग लाने के लिए किसी व्यक्ति में ईमेल में ताक झाक कर सकते हैं ताकि नियमन न्यायोचित है? अब देखिए, होता क्या है कि अगर आपकी स्वतंत्रता के साथ एक हमको निजता का भी अधिकार मिला है। निजता मतलब अपनी प्राइवेसी। हमें अधिकार है कि हम अपनी निजता को बनाए रखें, चाहे आप कोई भी रिश्ते में हो, चाहे पिता पुत्र का हो, किसी प्रकार का भी हो, हर व्यक्ति को अपनी निजता का अधिकार है। आप कोई मैसेज भेजते हैं, आप किसी को कॉल करते हैं, तो कोई सरकार आपके मैसेज को कॉल टैप नहीं कर सकती बिना किसी ठोस रीजन के, और आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकती, आपके मेल को जो आपके ईमेल हैं उनको नहीं पढ़ सकती। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो अगर आप उसको देखेंगे तो वो न्यायोचित नहीं है, या फिर वो कितना न्यायोचित है ये हमको देखना होगा। आप जानते हैं कि जब भी कोई राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा आता है तो राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे में लोगों की चैट को, लोगों की मेल, ईमेल, फोन इत्यादि को टैप किया जाता है और उनको सुना भी जाता है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्र मुद्दे के आधार पर किसी व्यक्ति का जो निजता का मामला है, वहां राष्ट्र के मुद्दे से किसी की निजता का उल्लंघन नहीं माना जाता। हाँ, अगर कोई किसी के लिए व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी के व्हाट्सएप चैट, ईमेल को पढ़ता है, तो वो आपका निजता के हनन के अंतर्गत आपका रखा जाता है, या आप कह सकते हैं कि वो निजता के हनन के दायरे में आता है। क्लियर है? और उसके लिए सरकार ने कुछ न्याय संगत आपके चीजें हैं, जो रूल हैं, वो बनाए हुए हैं। अब कह रहे हैं सरकार को तो कुछ स्वतंत्रता नियामकों को राजनीतिक सिद्धांतों में इन प्रश्नों को संभावित उत्तर और सिलसिले में हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए बेहद प्रासंगिक है। और कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें कैसी हैं, बेहद आपकी प्रासंगिक है। अब कह रहे हैं प्राचीन यूनान के एथेन नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा गया है। यूनान है, और यूनान का में एक प्रांत था मैसेडोनिया, और मैसेडोनिया का राजा कौन था? फिलिप्स, और फिलिप्स का लड़का कौन था? अलेक्जेंडर। ठीक, फिर भी मैं थोड़ा बता। देखिए, सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील, देखिए आप देखेंगे सुकरात हो गए, प्लूटो हो गए, अरस्तु हो गए, क्लियर हो गए, ये उस समय के बहुत बड़े फिलोसफर, दार्शनिक और कह सकते हैं वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने अपने हर क्षेत्र में लोगों को नए विचार और लोगों समाज को नया रास्ता और नया मार्ग प्रदर्शित करने की कोशिश की है। और स्वतंत्रता, समानता को इन्होंने और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सिद्धांतों का व्यापक व्याख्या की है। कह रहे हैं कि समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्राचीन मान्यताओं का सवाल कटघरे में खड़ा है, चुनौतियों के लिए प्रसिद्ध है, और एथेंस के शासक को मृत्युदंड दिया गया। सुकरात का शिष्य है प्लूटो। ध्यान रखना, सुकरात के शिष्य कौन है? प्लूटो।
उसके जीवन के बारे में पढ़ा और विस्तार से लिखा है। प्लूटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम का एक चित्र गढ़ा है। उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की है कि न्याय क्या है। कौन है? सुकरात के ही शिष्य हैं आपका प्लूटो। अब आप जानते हैं कि कितनी सारी खोज की है प्लूटो ने, आप इसको देखेंगे। कह रहे हैं कि यह पुस्तक सुकरात और सेफल्स के एक संवाद पर आधारित है। क्लियर होता है? किसको दिया था मेथोडन? सुकरात को दिया था। कहां से? एथेंस के शासकों द्वारा। अब देखिए, संवाद के दौरान फेसल्स और उसके मित्र समझने लगे थे कि न्याय उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके महत्वपूर्ण बताए हैं कि दृष्टिकोण में निहित सीमा और असंगति को उजागर करने के लिए वह बुद्धि तर्क का प्रयोग करें और विपक्षी आखिर स्वीकार करते कि उनके विचार जीत गए और चलने वाले नहीं हैं। और कह रहे हैं जो उनके विचार हैं वो जीत गए हैं और वो चलने वाले नहीं हैं। अब देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नए पहलुओं पर गौर करते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। क्या जो पॉलिटिकल्स हैं उनको हम, जो आपकी कुछ थ्योरी हैं, कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम कैसे अपने व्यवहार में उतारते हैं, आइए देखिए। इस पाठ्यक्रम में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ एवं महत्व के बारे में हमने ध्यान दिया है। जब हम मुद्दे पर बहस करते हैं, तर्क वितर्क आरंभ करते हैं, तो हमें अक्सर पूछते हैं कि इसका क्या अर्थ है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आजादी या समानता क्या है। कह रहे हैं कि कुछ ऐसे आपके राजनीतिक सिद्धांतकार हुए हैं, जैसे आपका प्लूटो हो गया, अरस्तु हो गया, ठीक, सुकरात हो गया। इन्होंने इसके बारे में बताया है कि आपका फ्रीडम क्या है, इक्वलिटी क्या है, और विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं और अलग अलग इन्होंने उनकी डेफिनेशन को दिया है। गणित के विपरीत यह त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा है। राजनीतिक सिद्धांत हमें समानता या आजादी पर अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि समानता जैसे शब्दों में सरोकार किसी वस्तु के बजाय मनुष्य के हाथों के संबंध होता है। समानता का मतलब किसी वस्तु से नहीं है, ये व्यक्तियों से है। वस्तु के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है। इन मतों को समझने और इनमें इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। ऐसा दिशा में हम कह सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जहां विभिन्न समानताओं से संबंधित सामान्य अनुभव करते हैं। और कह रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम संबंधित सामान्य, इनसे आपका अनुभव भी है, हम इनमें करते हैं। आगे बढ़िए और देखिए कि सुकरात ने क्या किया। सेफल्स, तुमने अच्छा कहा, मैं जवाब दिया है, लेकिन यहां तक न्याय की बात है। यह क्या है? सत्य बोलना, अपना ऋण चुकाना, बस, इससे कुछ अधिक नहीं। और क्या इसके अपवाद नहीं है? जरा सोचिए, एक मित्र शांतचित्त भाव से अपने हथियार मेरे पास जमा कर जाता है और हथियारों को ऐसी स्थिति में वापस मांगता है जब उसका दिमाग शांत नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या मुझे उसके हथियार वापस करने चाहिए? अब देखिए, बताइए बच्चों, देखिए एक बार सेफल्स को देखिए। अब देखिए, अब कह रहा है कि एक मेरा मित्र है, सुकरात कह रहे हैं, जब वो ठीक था अपने हथियार जमा कर गया, लेकिन एकदम उसका दिमाग शांत नहीं था, वो मेरे पास हथियार मांगने आया, क्या उसको देना सही है? आप बिल्कुल सही हैं, उसने कहा, लेकिन सत्य बोलना, ऋण चुकाना न्याय की परिभाषा नहीं है। कह रहे आप किसी का ऋण चुका दो, आप सत्य बोल दो, तो आप उसको न्याय की परिभाषा में खड़े नहीं कर सकते, ऐसा सुकरात ने कहा। मैंने कहा है कि हमने सीधे सीधे कहा है कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रु के साथ बुरा करना न्याय है। अब वो कह रहे हैं कि मैंने सीधा क्या कहा है कि आप अपने शत्रु, जो आपके मित्र हैं, आप उनका भला करो, जो आपके शत्रु हैं आप उनका बुरा करो, यही न्याय है। इन्हीं जगह हम कहते हैं कि मित्र अच्छे हों तब उनके साथ अच्छा रहना चाहिए, जब बुरे शत्रु हो तब उनके साथ बुरा रहना चाहिए, यही न्याय है। हाँ,
मुझे ठीक लगता है, ऐसे सुकरात ने कहा। ठीक, चलिए ये तो एक अलग सिद्धांत था, लेकिन हम लोग यहाँ कर रहे थे कि मनुष्य कैसे हाथ में है। देखिए, आपने गौर किया होगा कि अक्सर डॉक्टर सरकारी प्रतीक्षालयों या दुकानों में कमर तोड़ कर आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा करने वाले व्यक्ति पंक्ति में जाने के लिए कहा जाता है तो हम खुश होते हैं, खुशी होती है। कई बार आगे निकल जाते हैं, हम ठस-ठस सा महसूस करते हैं, ठगा सा महसूस करते हैं। इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं, उन्हें समाधानों या सुविधाओं को पाने में अक्सर समाधान चाहिए। इसलिए हमें अपने अनुभव पर ध्यान देना चाहिए। हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर है। फिर भी अगर वृद्धि और विकलांगताओं को अलग काउंटर है तो उसे समझते हैं और उनके साथ एक विशेष बर्ताव नियोजित है। इसलिए हम प्रतिदिन देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सा के पास नहीं जा सकते। उनके पास सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। हमने कुछ लोग दैनिक मजदूर हैं जो कुछ घंटे पत्थरों या ईंटों में काम करते होंगे, आपने देखा होगा। अगर हम संवेदनशील हैं तो हम महसूस किया है कि यह अनुचित है या समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतों को पूरा ना हो, तब हम अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्ष बरतनी जरूरी चाहिए, ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित ना हो, आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों का शिकार ना हो। इस तथ्य पर गौर करें, बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। क्यों नहीं जा पाते स्कूल? क्योंकि उनको पेट भरना पड़ता है। इसी तरह अधिक संख्या लड़कियों को स्कूल से हटा दिया गया है जाता है क्योंकि माँ-बाप काम करने के लिए जाते हैं और उनके छोटे बहन-भाई की देखभाल करने के लिए होना चाहिए, करनी है। भारतीय संविधान में सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने की गारंटी दी गई है कि हर व्यक्ति को, जो कोई बच्चा है 6 से 14 साल के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा में गारंटी पाने का अधिकार दिया गया। हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों को उनके माँ-बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमें विचार काफ़ी जटिल है। हम पंक्तिबद्ध होते हैं, खेल के लिए मैदान होते हैं और अवसर चाहिए। जब हम असक्षमताओं के शिकार होते हैं, तो हमें चाहिए कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएँ, लेकिन हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरा नहीं कर सकते। ठीक, तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने, संसाधन, रोजगार, अच्छे वेतन, रियायती अस्पताल में उचित बंटवारा जैसे आगामी उपाय में सहायता पाने के लिए सामर्थ्य बनाया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी ऐसी एजेंसी को जिम्मेदार जरूरी है कि आप किसी न किसी एजेंसी को आप रिस्पॉन्सिबल बनाइए, तभी क्या होता है, ये सारी चीजें बड़े अच्छे से होंगी और हम बड़े अच्छे से इनको देख सकते हैं। ठीक, इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं की वजह है। यह समानता का अर्थ प्रासंगिक पर निर्भर करता है। हमने यह शुरू किया है जो स्वयं हमारे लिए गरीबी और वंचित बुजुर्गों को ढूंढ रहे हैं। ठीक, और उनके लिए आपका क्या हो रहा है, उनके कई तरह की पोल खोलते हैं और हमें पूर्ण आपका समझने में राजनीतिक सिद्धांतों को गढ़ते हैं। ठीक, तो ये है, थोड़ा तो हमने इसको देखा। चलिए रूसो की कहानी पर हम लोग चलते हैं। सुकरात और आपका जो आप देख रहे हैं सेफल्स और आपका जो सुकरात के बीच का संवाद है, उसको हम लोग आपका इसमें भी गौर करके देख रहे हैं। तो एक बार सारा देख लीजिए जितना हमने पढ़ा है, फिर इसमें आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। देख लिया बच्चों? यहाँ से आगे किसी का डाउट, कोई क्वेरी? चलिए आगे बढ़े। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह दुष्ट और शत्रु उन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। जब घोड़ा घायल होते हैं तो उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी? पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है कि जब उनकी स्थिति बुरी थी तो घोड़े के गुण कम होते हैं, ठीक, और कुत्तों के गुण नहीं। हाँ, घोटा तो आपका कम होता है और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तो आपका कुत्तों के गुण कम होते हैं। तो घोटक
नहीं, बिल्कुल सही। जब मनुष्य घायल होगा तो उसके मसत्व कम होंगे, निसंदेह। तो मनुष्यता, ये जो मनुष्य तत्व है वो न्याय है निश्चित रूप से। अब देखिए, सुकरात अपनी बातों में घेर रहा है, तब तो मनुष्य घायल हो जाता है तो निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। कैसा बन जाता है? अगर कोई व्यक्ति घायल है तो वो क्या बन जाएगा? अन्यायपूर्ण। हाँ, परिमाण तो यही है। लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से एक बुरा घुड़सवार बनता है? असंभव है। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? सामान्य शब्दों में आपका क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और नहीं अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, यह तो असंभव है। न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति होगा, निश्चित रूप से। तब मित्र या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरना उससे ठीक उलट अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम होता है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वो काफी सत्य है। जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल होता है, वही उसे पैदा करने में सर्वाधिक सक्षम है। सच बात है। और जो शत्रु से जीत सकता है वह किले में सबसे अच्छा रक्षक होता है, निश्चित ही। और कह रहे हैं, जब किसी चीज को अच्छा रखवाला होता है तो वह अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इसका निष्कर्ष निकलता है कि अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो गबन करने में भी अच्छा होता है। तो इस तर्क में यह गहन है कि तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्ति को चोर बनने के बाद उन्हें तर्क देंगे कि जो अच्छे हैं वो मित्र हैं और जो बुरे हैं वो हमारे शत्रु। हाँ, पहले हमने ये कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना चाहिए और शत्रु के साथ बुरा न्याय। इनकी जगह हम कह सकते हैं कि अच्छे मित्र हों तो उनके साथ अच्छा करना चाहिए, और जब बुरे शत्रु हों तो उनके साथ बुरा करना चाहिए। यही न्याय है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह। दुष्ट और शत्रु को उन्हें चोट पहुंचानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तो उनकी स्थिति पहले से बेहतर या बुरी? तो पहले से बुरी होती है। वापस में घुमा के ला रहा है वो। ठीक है? तो इस तरह से सुकरात और उनका संवाद है कि जब कुत्ते की स्थिति बुरी होती है तो संबंध कम होते हैं, यानी कि जो उसके गुण है कम होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। जब मनुष्य घायल होता है तो उसके गुण कम होते हैं। ये तो बता रहा था। और आखिरकार उसको इसी जगह घुमा फिरा करा देता है। और लास्ट में कहता है, जब अगर कोई आदमी कहता है कि ऋण चुकाने में वे अच्छे ऋण हैं जो मित्रों को चुकाते हैं और जो बुरे हैं वो शत्रुओं को चुकाना है। यह समझदारी नहीं है कि क्या सत्य नहीं है, जैसा स्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है कि किसी को चोट पहुंचाना भी स्थिति में न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। पाली मार्क्स ने कहा है, मैं तुमसे सहमत हूं। और ये बात आपके इस संवाद के साथ खत्म होती है और आपका चैप्टर भी पूरा समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से सुकरात ने अपने प्रश्नों का जवाब दिया, अपने तर्कों के साथ कहा कि न्याय क्या है, कैसे हम किसको न्यायपूर्ण कहेंगे, न्याय व्यवस्था क्या है। इन सभी को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और गुण को खास कर उनने न्याय के चीजों को समझाने का प्रयास किया है। तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।